की कि अब मैं बहुत सारे जो लेक्चर्स है वो सीरियल वाइज लेके आने वाला हूँ। प्रयास करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो यूट्यूब के इस मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको कवर करवा दूँ। तो आज एक जो सबसे पहले हमें करना था चाहिए था, जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हमने जो चीज़ें देखी वो भी उसी प्रकार से इम्पोर्टेंट है। आज जो हम चीज़ देख रहे हैं वो बिल्कुल फर्स्ट एक चैप्टर के रूप में आनी चाहिए थी, जिसको आज हम देख रहे हैं, और वो है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। दोस्तों, लड़ाई हमेशा पावर की होती है। आपने कल पार्लियामेंट में देखा होगा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल के लिए राज्य सभा में जो है वो डायस तक किस प्रकार से मेंबर्स पहुंचे और किस प्रकार से विरोध करते हैं। यही चीजें हम प्रारंभिक तौर पे देखें कि लोअर लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है वहां भी पावर की लड़ाई होती है, और अपर लेवल पे हम देखें तो वहां भी पावर की लड़ाई होती है। हम देखें कि यूएसए में आज पावर की लड़ाई चल रही है, भारत में आज पावर की लड़ाई चल रही है, अदर कंट्रीज में पावर की लड़ाई चल रही है। इसमें पावर को देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही वो पावर्स जो वो प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताया था, और उसकी जो एसेंशियल्स है जो उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है। तो ये जो पावर्स की लड़ाई है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इनको पावर्स को मिलती कैसे है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से मिलती है। अलग अलग कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसी है वहां अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, और उन कॉन्स्टिट्यूशंस के माध्यम से जो वो पावर्स दिए गए हैं। आज हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो दो चीजें इसमें हमारे सामने प्रमुख रूप से आती है, वो है कि जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, वेदर यूनिटरल और फेडरल, जिसे हम एकात्मकता और संघात्मकता के नाम से जानते हैं। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या तो एकात्म हो सकता है या संघात्म हो सकता है। एकात्म का मतलब सीधा है कि सॉवरेन जो पावर है, संप्रभुता है, वो केवल एक पावर में निहित हो जाती है, जबकि फेडरल में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, यानी शक्तियों का विभाजन होता है। तो दोस्तों, दो चीजें हैं, एकात्मक यानी यूनिटरल और संघात्मक यानी फेडरल। तो अब हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एकात्म है या संघात्मक है, यूनिटरी है या फेडरल है। इसको जानने से पहले हमें इन दोनों को वाइड डिस्कशन करना होगा कि एकात्म संविधान के कौन से जो है वो एसेंशियल्स होते हैं, प्रमुख लक्षण होते हैं, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जो एसेंशियल्स है उनके बारे में। हम पाएंगे कि जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि फेडरल सिस्टम में जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें तो आप पाओगे कि पावर्स को जो है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट्स का मामला अलग है। हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इवन हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके भी 4 पिलर्स हैं, जिसमें हम चाहे ब्यूरोक्रेसी देखें, चाहे जुडिशरी देखें, चाहे एग्जीक्यूटिव देखें, चाहे मीडिया देखें, तो पावर्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ये हमें देखने को मिलता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स दिया गया है, ये हम लास्ट में इन पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो एक शब्द मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो है सॉवरेनिटी, जिसे हम संप्रभुता के नाम से जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको संप्रभु बनाता है? संप्रभु का मतलब ये है कि मैं ही सब कुछ हूं। इसका बेस्ट उदाहरण हम ले सकते हैं किंगडम से।
जहां किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, राजा महाराजा का शासन होता है, तो राजा ही सारी चीजें देखता है। वो प्रशासनिक प्रमुख भी वही होता है, और राष्ट्रपति भी वही होता है, प्रधानमंत्री भी वही होता है, या सारे के सारे पावर्स जो वो एक अकेले किंग में, राजा में निहित होते हैं, इसीलिए तो वो किंग कहलाता है। तो ये कहते हैं कि किंग के यानी राजा के मुखारबिन से निकला हुआ एक एक शब्द जो वो कानून होता है, यानी राजा ही वहां कानून बनाता है। पर जहां कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां राजा का कोई लेना देना नहीं होता है, और एक सोवरेन पावर, संप्रभुता निहित हो जाती है। जैसे हम जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो वहां केवल एक व्यक्ति में कभी पावर नहीं होता है। अभी आज ही आपने देखा होगा कि थाईलैंड के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल के आए हैं सड़कों पे कोविड-19 के चलने के बावजूद भी, कि वो किंगडम को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी की लहर जो वहाँ यूथ्स में जो वो चल पड़ी है। कुछ समय पहले हमने देखा कि म्यांमार यानी जो पुराना रंगून है वो डेमोक्रेटिक उसमें क्रांति हुई, और वो जो है आज जो म्यांमार एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो वो बन चुका है। चाहे बांग्लादेश का देखें हम या दूसरे पड़ोसी कंट्रीज का देखें, जहाँ किंगडम है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि डेमोक्रेसी के अपने फायदे हैं, क्योंकि पावर्स जो वो एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होता, और एक व्यक्ति की मनमार्जी जो है वो उसमें नहीं चलती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ की सुपर पावर बॉडी जो पार्लियामेंट इत्यादि होती है वो किस प्रकार का बनाती है। ये फेडरल होता है या तो या यूनिटल होता है। तो फेडरल का दूसरा पॉइंट जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर्स डिसाइड करेगा कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होगी, प्रधानमंत्री की क्या होगी, मंत्रिमंडल की क्या होगी, मुख्यमंत्री की क्या होगी, गवर्नर की क्या होगी, या एग्जीक्यूटिव की कौन कौन सी पावर्स होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता होती है। तीसरा पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संघात्मक संविधान होगा, वहां का संविधान जो वो हमेशा लिखित होगा। तो उस लिखित संविधान में जैसे भारत का संविधान है, मैंने आपको परसों बताया था कि मूल 395 आर्टिकल्स के साथ विश्व का लिखित और बृहत्तम संविधान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का क्या है, लिखित है। रिजिडिटी यानी इसे हम कहते हैं कठोरता। कठोरता में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कठोर होता है, उसको बहुत आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वही फ्लेक्सिबल हुआ तो रबड़ की तरह हो जाएगा। रिजिड का मतलब क्या हो गया कि वो लोहे के सरिये की तरह एकदम टाइट है, उसको बहुत आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन बहुत जरूरत हो तो उसको मोड़ा भी जा सकता है। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या, वो फ्लेक्सिबल करता रहता है कि हाँ भाई अमेंडमेंट की जरूरत है, आप अमेंडमेंट कर लो। इसका बेस्ट उदाहरण हम दो कंपैरिजन करेंगे, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 121 के लगभग अमेंडमेंट हो चुके हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 250 साल से ज्यादा पुराना है, और वहां केवल 80 के लगभग अमेंडमेंट हुए। तो हम इसका तात्पर्य देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो थोड़ा कठोर होता है। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, लास्ट पॉइंट इसमें देखेंगे हम फेडरल में, यानी न्यायालय को की जो शक्तियां हैं वो इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। कोर्ट जो वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना की जाती है, फ्री कोर्ट होती है, जिसके अंतर्गत चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऑफेंस करेगा, क्राइम करेगा, करप्शन करेगा तो निश्चित रूप से सजा का हकदार होगा। तो इस प्रकार से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये 5 बिंदुओं के हमने अंतर्गत देखा कि ये जो इसके प्रमुख एसेंशियल है। तो दोस्तों कंपैरेटिवली हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से जो है वो एसेंशियल्स होंगे। सबसे पहला हम देखेंगे कि एकात्म जो हमारा संविधान होता है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स होता है, यानी राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। दूसरा है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। बहुत सारे विषयों पर पार्लियामेंट राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना लेती है। तो जब हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो पहला हमने देखा कि राज्यों में
राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। और पार्लियामेंट को ये पावर्स होते हैं कि राज्य सूची के विषय पर भी वो कानून बना सकती है। तीसरा पॉइंट है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और चेंज ए नेम ऑफ स्टेट्स। यानी पार्लियामेंट को इसमें इतनी सारी पावर्स दी गई होती है कि एक स्टेट के दो स्टेट बना सकते हैं या दो या तीन स्टेट्स को मिलाकर के एक स्टेट बना सकते हैं। जैसे आज हम देखिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा का रहा चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब का रहा चंडीगढ़ हमारा है, जबकि चंडीगढ़ खुद इटसेल्फ यूटी है। तो अगर ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट चाहे, अभी आपने देखा ही है कि एक नए स्टेट का लद्दाख के रूप में जो वो फॉर्म 370 के बाद हुआ है। पहले जो उत्तर प्रदेश था वो एक होता था, आज हम देखते हैं कि उत्तराखंड अलग स्टेट बन चुका है, छत्तीसगढ़ अलग स्टेट बन चुका है, पहले ये मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करते थे। तो पार्लियामेंट को इस प्रकार की पावर्स इसमें यूनिटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होती है कि वो चाहे जितने राज्य बना सकती है, राज्यों का एकीकरण कर सकती है और राज्यों के नाम इत्यादि भी परिवर्तित कर सकती है। जैसे उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो पार्लियामेंट के पास जो पावर्स थे उन पावर्स के तहत ही तो ऐसा कर पाए। तो देखिए ये पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट एंड चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स एटसेट्रा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट इसका जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल से संबंधित प्रावधान। ये हम अलग से भी मेरे पहले वीडियो बहुत सारे आ चुके हैं, आप पुराने मेरे वीडियो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 352, 56, 60 पे मेरे वीडियो आ चुके हैं। अब तक करीब 15 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो आ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 15 से ज्यादा और वीडियो हमारे जो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे आने वाले हैं। तो 352, 356 और 360 के अंतर्गत स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके प्रभावित हिस्सों के अंतर्गत आपातकाल लागू कर सकती है। तो ये जो वो यूनिटल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषताएं होती है, उसके एसेंशियल्स होते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो चीजें मैंने बताई है दोनों सेपरेट करके कि संघात्मक संविधान में क्या होता है, एकात्म संविधान में क्या होता है, एक बार और वापस इस वीडियो को सुनना, दोनों चीजें पहले आपको क्लियर करनी आवश्यक है, तभी हम इस कॉम्बिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो अब मैं एक स्थिति जो वो बिल्कुल इसकी स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर देखी है वो अब उसके निष्कर्ष पर हम पहुंचने वाले हैं कि क्या वो फेडरल है या यूनिटरल है, एकात्म है या संघात्म है। तो दोस्तों आपके पास अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन भी है। इसलिए जो हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, वो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान न केवल अकेला फेडरल है, न केवल अकेला यूनिटरल है, ये तो दोनों का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। तो नाउ इट्स वेरी क्लियर कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके बारे में ये कहा जाता है, जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है संविधानवेता ने, कि भारतीय संविधान एकात्मकता और संघात्मकता का सम्मिश्रण है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरल एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो आप इनबॉक्स में जाके जरूर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें, सर्टेनली यू विल गॉट आंसर, आई प्रॉमिस। थैंक्स अ लॉट।